स्टूडेंट, आफ्टर लॉन्ग टाइम आज हम लोग बात करने वाले सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2। ओके, अब सॉल्यूशन एग्जैक्टली है क्या? अगर मैंने सॉल्यूट को मिक्स करा इसके साथ सॉल्वेंट के साथ, ठीक है, तो इन दोनों को मिला के बनता है सॉल्यूशन। अब तुम लोग का क्वेश्चन होगा, सर आपने सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट तो बोला, अब एग्जैक्टली सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है? ठीक है, अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है देख लो। सॉल्यूट मतलब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मैंने कंसिडर करा सॉल्ट सॉल्यूशन, नमक का पानी, सबसे सस्ता जुगाड़, ठीक है, कैचअप नमक यूज कर सकते तुम लोग। अब इसमें मैंने क्या लिया, सॉल्ट, इसमें मैंने ऐड करा है वाटर, ठीक है। अब अगर मैंने बराबर ऑब्जर्व करा तो समझ लो सॉल्ट का अमाउंट कम है, ठीक है, और वाटर का अमाउंट ज्यादा है। मतलब इस कंडीशन में मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉल्यूट इज ऑलवेज, ठीक है, क्या बोला मैंने, सॉल्यूट इज ऑलवेज लेस देन सॉल्वेंट, ठीक है। ऐसा होगा तभी हम लोग सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स कर सकते हैं और तभी हम लोग का सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। अगर हम लोग को सॉल्यूट और सॉल्वेंट आइडेंटिफाई करना है तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। अगर सॉल्यूट करेंगे, जैसे अगर कोई अगर अमाउंट है 49%, ठीक है, और एक है 51%, तो सिंपल सा है कि 51% सॉल्वेंट रहने वाला है, 49% जो लेस अमाउंट में, दैट इज अ सॉल्यूट। क्लियर? अब ठीक है, ये तो हो गया सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के टाइप, कितने टाइप्स हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैंने बोला तो सबसे पहले हम लोग इसके टाइप के बारे में बात करेंगे। तो टाइप लिखना कैसे समझ लो। वन साइड में मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूट एंड अनदर साइड सॉल्वेंट। क्लियर? और जो हम लोग एग्जाम्पल में कंसिडर करेंगे वो क्लियर। एमसीक्यू में वगैरह पूछता है मैक्सिमम टाइम, इसलिए उसके हिसाब से याद रखना है। अब पहले हमारे पास एग्जैक्टली मैटर की स्टेट्स कितनी है हमारे पास, जो हम लोग पढ़ते हैं वैसे तो 22 स्टेट जाती है या 18 जाती है, या कुछ लोग 7 बोलते हैं, 4 बोलते हैं, सब ये है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं एग्जैक्टली उतनी कितनी स्टेट है, 3 स्टेट। कौन सी? सॉलिड, ठीक है, उसके बाद लिक्विड एंड लास्ट वन इज द गैसियस स्टेट। क्लियर? बराबर देखो मैंने क्या करा, सॉलिड वाले कॉलम में सभी चीजें लिख लिया, ठीक है। अब इस साइड में ये टर्म्स आइडेंटिकली, ठीक है, ये भी 3 टाइप्स, मतलब ऐसे टोटल कितने हो जाएंगे, 9 टाइप के सॉल्यूशन ऐसे होंगे। देख लो, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सॉलिड को मिक्स कर रहा हूँ सॉलिड में, होमोजेनियस मिक्सचर का टाइप है देखा जाए तो, ठीक है। अब मैंने सॉलिड को मिक्स करूंगा लिक्विड में, देन अगेन सॉलिड को गैसियस स्टेट में, गैस में, ठीक है, मतलब सॉल्वेंट क्या है, गैस है। अब आगे लिक्विड सॉलिड में, ठीक है, लिक्विड लिक्विड में एंड लिक्विड गैस फॉर्म में। अब वैसे ही आगे गैस सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैसेस फॉर्म में। क्लियर? तो ये चीजें उसके बाद, ठीक है, मतलब कितने हो गए टोटल? अगर मैंने देखा तो कितने टाइप्स के सॉल्यूशन है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड 9, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम उसका। अब ऐसा कोई सॉल्यूशन बताओ कि जिसमें हम लोग सॉलिड भी सॉलिड फॉर्म में और सॉल्वेंट भी सॉलिड फॉर्म में। अब अलॉय ले लेते हैं। अलॉय अगर हम लोगों ने कोई भी अलॉय अगर कंसिडर कर लिया, स्टेनलेस स्टील बोलो, कॉपर मैंने ब्रॉन्ज बोलो, ठीक है, यानी जो भी चीजें हम लोग को दिख रहा है, तो अलॉय की डेफिनेशन क्या है, 2 और मोर मेटल्स कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म क्या बोलते हैं, अलॉय, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कुछ भी कंसिडर कर लिया, जैसे कि स्टेनलेस स्टील देख लो, स्टेनलेस स्टील में क्या रहता है, कार्बन मिक्स रहता विथ जिंक एंड आयरन। तो इसमें क्या है, दोनों क्या दिख रहे हैं मुझे, सॉलिड फॉर्म दिख रहे हैं। इसको हम लोग बोलेंगे, ये आएगा पहले सॉल्यूशन का एग्जांपल। दूसरा सॉलिड इन लिक्विड, हमारे जनरल लाइफ में बहुत सारी चीजें, अभी मैं थोड़ी देर पहले सॉल्ट सॉल्यूशन लिया था, इट इज ऑल्सो क्या है, उसमें मैंने क्या करा था, सॉलिड को मिक्स करा था लिक्विड में, तो ये क्या आ जाएगा इसमें, दैट इज अ सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, देन आगे सॉलिड इन गैस। अब ये क्या है, अब जैसे कि मैंने कंसिडर करा कि हम लोग देखते हैं ना, क्या बोलते हैं हम उसको, डांबर की गोली, नैफ्थलीन बॉल्स। मैंने जैसे उसको नेचर में रखा तो उड़ना चालू हो जाता, वो तो बड़े कम अमाउंट में, लेकिन एयर तो बहुत ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। तो क्या हो रहा है, उसके साथ मिक्स ही तो हो रहा है, तो वो तो हम लोग सोल्यूशन नहीं बोल सकते, ठीक है। और उसके बाद कैम्फर भी कंसिडर कर लो, इट इज ऑल्सो, हम लोग इस पर क्या लिखेंगे, कैम्फर भी बोल सकते हैं, तो ये लिखा मैंने कैम्फर। देन लिक्विड इन सॉलिड,
ऐसा कौन सा लिक्विड है जिसको हम सॉलिड में मिक्स कर रहे हैं? पेंट, दीवारों पे पेंट कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हो रहा है? पेंट किस फॉर्म में रहता है? लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। अगर मैंने उसको मिक्स करा तो क्या बन रहा है? वो सॉलिड के ऊपर जा रहा है, मतलब वो ज्यादा अमाउंट में। हम लोग क्या बोलेंगे? वो किसके टाइप का है? इसका, मतलब लिक्विड इन सॉलिड वाला। देन लिक्विड इन लिक्विड बहुत सारी चीजें, जैसे कि मिल्क में हम लोग बोलते हैं ना वाटर मिक्स है, अल्कोहल भी कंसिडर कर सकते हो तुम लोग अपने हिसाब से, ओके, बट वो लिखना नहीं, ओके। देन लिक्विड इन गैस, परफ्यूम, एरोसोल वगैरह, जैसे कि हम लोग देखते हैं परफ्यूम दो प्रकार के आते हैं, गैस वाला और एक लिक्विड वाला। तो लिक्विड वाला परफ्यूम जब हम लोग स्प्रे करते हैं एयर में, तो देखना वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोग उसको बोल सकते हैं दैट इज अ परफ्यूम, ओके। देन देख लेना तुम लोग, क्लियर। अब गैस इन सॉलिड, अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे? जैसे कि कोई भी गैस कंसीडर कर लो, जिसको हम लोग अप्लाई करें, या फिर करोजन, यानी बड़ी रस्ट फॉर्मेशन। रस्ट फॉर्मेशन में क्या होता है? मॉइस्चर आता है मेटल के पार्टिकल के साथ रिएक्ट होता है और फिर करोजन फॉर्म करता है, रस्ट फॉर्मेशन करता है। तो ये भी देखा जाए तो क्या हो रहा है? जो मॉइस्चर है एक कौन से फॉर्म में था? गैसेस फॉर्म में था, और जो हम लोग ले रहे हैं सॉल्वेंट के फॉर्म में, दैट इज अ मेटल पार्ट, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। जब इसके साथ फॉर्म हो तो क्या बना? फिर इसने बनाया रस्ट फॉर्मेशन। इट इज ऑल्सो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। गैस एंड लिक्विड फॉर्म, कार्बोनेटेड वाटर, मतलब कोक। कोक अगर हम लोग बोले, सोडा शॉप में तुम लोग कभी गए होंगे तो पता होगा कि वहां पे वो जो रहता है सोडा जो बनाने वाला, वो क्या करता है कि वहां पे बॉटल लेता है, बॉटल में एक गैस का पाइप डालता है, जिससे वो क्या करता है? बबल फॉर्मेशन में दिखता है। दैट इज क्या है? वो क्या कर रहा है वहां पे? CO2 गैस, जैसे कार्बोनेटेड वाटर। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ये क्या? कोक। एंड लास्ट इज गैस इन गैसियस फॉर्म, पूरी एयर, सराउंडिंग की एयर, ये क्या है? गैसेस फॉर्म में है, ठीक है। तो कितने टाइप्स के सॉल्यूशन हो गए? 9 टाइप्स के। पहले सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, देन सॉलिड इन गैस, एंड देन लिक्विड इन सॉलिड। याद रखना कैसे लिखा मैंने? लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, एंड गैस इन सॉलिड फॉर्म, गैस इन लिक्विड फॉर्म, एंड गैस इन गैस फॉर्म, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने चीजें लिखी है, क्लियर, ओके। तो गाइज हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख लिए। अभी हम लोग बात करेंगे उसकी कुछ प्रॉपर्टी। जैसे पहली जो प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर पूरा सॉल्यूशन ही डिपेंड है, या सॉल्यूशन ही बोल सकते हैं, ठीक है, दैट इज सोलुबिलिटी। एक्चुअली वर्ड में ही डेफिनेशन छुपी है, ठीक है। जैसे कि सोलुएबिलिटी, ओके, ओके। वर्ड को अगर मैंने ब्रेक करा तो सोलू और एबिलिटी, एबिलिटी मतलब कुछ कर सकना, ठीक है, सभी को पता है कर सकना मतलब। अब सोलुबिलिटी मतलब क्या? कोई भी सॉल्यूट, क्या बोल रहा हूं मैं, देख लो, सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में कितना घुल सकता है, ठीक है। यानी क्या बोल सकते हैं हम लोग? कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड एज हम लोग सोलुबिलिटी। या फिर अगर मैंने अनदर वे में अगर बोला तो मैं क्या बोलूंगा कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, जैसे कि हम लोग 1 लीटर में बोल सकते हैं, ठीक है, 1 लीटर में कितना मोल डिसॉल्व हो पा रहा है, ठीक है, किसी भी चीज का कितना मोल डिसॉल्व हो पा रहा है इन सेम टेम्परेचर, हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या है? वो है सोलुबिलिटी प्रॉपर्टी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ सोलुबिलिटी। याद रखना, किताब में तुम लोगों को डेफिनेशन मिल जाएंगे, सिर्फ हम लोग उसका मीनिंग याद रखना। क्या बोला है मैंने? 2 चीजें बताई, एक तो कोई भी सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में कितना घुल सकता है, दैट इज अ सोलुबिलिटी प्रॉपर्टी। और दूसरी चीज क्या बोला मैंने कि मैं अगर 1 लीटर, अगर मैंने स्टैंडर्डाइज के हिसाब से गिना, मतलब सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर में 1 लीटर में कितनी, मतलब कोई भी अमाउंट, कोई भी सॉलिड बोले, कोई भी सब्सटेंस बोले, कोई भी कंपाउंड बोले, कितना घुल सक रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ सोलुबिलिटी प्रॉपर्टी। अगर मैंने उसका यूनिट देखा तो क्या आएगा उसके हिसाब से? इसका यूनिट आएगा मोल पर लीटर, मतलब मोल लीटर इनवर्स, क्लियर, ओके। अब सोलुबिलिटी जब मैं बता रहा हूँ, इसमें देखो कुछ चीजें होंगी, जैसे कि हम लोगों ने सुना है पहली प्रॉपर्टी हम लोग जिसको बोल सकते हैं इसी में क्यों क्या आएंगी? अगर मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर मिक्स करा, ठीक है, तो क्या बना रहा है? ये बना रहा है सॉल्यूशन, ऑफ कोर्स सॉल्यूशन बना रहा है, थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने। बट इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन, ओके, या फिर तुम लोग डाई सॉल्यूशन बोलो, एज यू विश, ठीक है। मतलब क्या, अगर मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिक्स करा है तो उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? डाई सॉल्यूशन, डिसोल्यूशन फॉर्म हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। वही अगर ये प्रॉपर्टी अगर उल्टा हो गया, मैंने क्या करा? सॉल्यूशन को ब्रेक डाउन कर लिया है, किस फॉर्म में? सॉल्यूट और सॉलिड के फॉर्म में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये क्या कर रहा है? क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म कर रहा है, क्लियर, क्या कर रहा है? क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म, ओके। दोनों डेफिनेशन याद रखना, एग्जैक्टली हम लोग बोल के आए, क्लियर। क्या बोला मैंने? जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर एक ऐसी प्रोसेस जिसमें
सॉलिड सॉल्वेंट को हम लोग ऐड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ डैश सोल्यूशन प्रॉपर्टी। और जब मैंने सोल्यूशन को अगर ब्रेक डाउन किया सॉलिड और सॉल्वेंट के फॉर्म में तो हम उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म होना। क्लियर? ये हो गया सोल्युबिलिटी की डिफिनेशन और एक उसकी जो प्रॉपर्टी देखते हैं वो। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसके फैक्टर्स के बारे में। गाइस अब हम लोग बात करेंगे कौन से फैक्टर है जो सोल्युबिलिटी के ऊपर इफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ फैक्टर्स अगर मैंने बोला फैक्टर्स अफेक्टिंग। क्लियर? पहला फैक्टर आता है नेचर। अब नेचर किसका? सॉल्यूशन बनने में हम लोग किस किस की जरूरत पड़ रही है? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्लियर? एक पहला। और दूसरा अगर मैंने बोला तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, यस ऑफ कोर्स टेम्परेचर अगर चेंज तो वो भी तो सॉल्यूशन में भी चेंजेस होगा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। एंड लास्ट वन इज जो हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे हम लोग सॉल्यूशन बनाते समय? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्लियर? ओके, तो मैंने क्या बोला है, हम लोगों ने 3 फैक्टर की बात कर रहे हैं। एक पहला नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट, ठीक है, दूसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और फिर इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब सबसे पहले हम लोग पहले फैक्टर की बात करते हैं कि है क्या नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट। मतलब क्या? नेचर मतलब कैसा? अगर मैं जो सॉलिड यूज कर रहा हूँ सोल्यूशन में और सॉल्वेंट यूज कर रहा हूँ उसका नेचर कैसा है। ठीक है, सबसे पहले तो हम उसके स्टेट की बात कर लेते हैं। तो सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में, मतलब इस अगर हिसाब से नेचर तो सभी के घुलने की कैपेसिटी अलग। अब एग्जांपल के लिए कंसीडर करो एक एग्जांपल, जैसे कि मैंने अगर सॉल्ट सॉल्यूशन लिया और मिल्क सॉल्यूशन लिया, मतलब मिल्क लिया, अब मैंने मिल्क में वाटर डाला, मिक्स करा है, तो इस कंडीशन में अगर देखा तो मुझे मिक्स करने के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली मिक्स हो रहा है। बट मैंने जब सॉल्ट डाला है तो थोड़ा टाइम भी लगेगा और मैं अगर उसको ग्राइंड कर रहा तो थोड़ा जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन टाइम का डिफरेंस आया, दोनों की कंडीशन अलग अलग हुई, यानी नेचर के हिसाब से। दूसरा, इसके बाद अगर हम लोग बात करा तो पोलर नेचर। पोलर नेचर मतलब जिसमें चार्जेस दिख रहे हैं, इनको घुलने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा। जैसे कि मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन बोला, मैंने इसको वाटर में डाला तो इसके बाद ये जो हो रहा है तो आयरन भी फॉर्म करेगा। बट मिल्क में मैंने जब वाटर मिलाया है तो वहां पे वो आयरन फॉर्म कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। यानी नेचर जैसा रहेगा सॉलिड और सॉल्वेंट का, उस हिसाब से सॉल्यूशन हमारा मैटर करेगा कितने जल्दी मिल पा रहा है या कितने जल्दी वो सोल्यूबल हो पा रहा है। ठीक है, अगर सॉलिड फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करो तो थोड़ा टाइम लगेगा, लिक्विड में है तो थोड़ा सा टाइम कम लगेगा। ठीक है, ओके, ये हम लोग बोल सकते हैं कि नेचर के कारण डिफरेंस गिर रहा है। ओके, अब दूसरा जो मैंने बोला, एक्चुअली साइंटिस्ट ने बोला, मैं क्यों ना बोलने वाला, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्लियर? अब हम लोग एक बता रहा हूं मैं, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन गिन रहा था तब से मैंने एक क्या बोलते बर्तन लिया, बोलो बीकर बोलो, हमारे घर में बर्तन होता है गैस किचन में वगैरह, बर्तन में पानी डाला। अब मैं पर्टिकुलर अमाउंट में नमक डालते जा रहा हूँ। एक टाइम के बाद पता है कि वो मिलना बंद हो जाएगा, उसमें मिक्स होना बंद हो जाएगा, घुलना बंद हो जाएगा। ठीक है, सोल्यूबल होना बंद हो रहा है। बट जैसे मैंने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब तुम लोग कितना भी नमक डालो वो घुलते ही रहने वाला है। इट डिसॉल्व, ऑलवेज वो डिसॉल्व होते जाएगा, सोल्यूबल होते जाएगा। मतलब क्या बोल रहे हैं हम लोग? अकॉर्डिंग टू ले चैटेलायर प्रिंसिपल। इस साइंटिस्ट का नाम याद रखना, ठीक है, ले चैटेलायर प्रिंसिपल। ओके, तो क्या बोलता है ये कि टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोल्यूबिलिटी। क्लियर? मतलब अगर मैंने बोला, मतलब क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी भी बढ़ेगी और टेम्परेचर कम होगा तो सोल्यूबिलिटी भी कम होंगी। ठीक है, आइस के ऊपर कभी कोई चीज मिला के देखना, मिलने से रही, लेकिन वही वाटर में मिलाओ तो मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, एक कंसिडरेशन की हम लोग बोल सकते हैं। ओके, देन थर्ड फैक्टर। ठीक है, थर्ड फैक्टर, और जो थोड़ा सा IMPB मैक्सिमम टाइम स्टेट बोर्ड में पूछा गया है, मिनिमम MCQ में तो पूछ लेते, इंटरेस्ट में पूछते, CT में पूछा है और नीट में पूछा है। ओके, एंड JEE में भी न्यूमेरिकल पूछते हैं। ओके, थर्ड फैक्टर हमारा क्या था? इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जिसमें लगता है हेनरी लॉ। ठीक है, विलियम हेनरी साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, तो हेनरी लॉ, हेनरी क्या बोलता है? हेनरी का बोलना है कि जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा, अकॉर्डिंग टू ले चैटेलायर क्या बोला था कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सोल्यूबिलिटी को, मतलब सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। वैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सोल्यूबिलिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर को। ठीक है, मतलब प्रेशर बढ़ते जाएगा, प्रेशर इज इंक्रीजेस, देन सोल्यूबिलिटी इज ऑल्सो इंक्रीजेस।
अगर वो प्रेशर बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी बढ़ेंगी, और सोल्युबिलिटी बढ़ेंगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये तो उसका ये था, क्या बोलते उसने स्टेट दिया था। अब इसका अगर मैंने फॉर्मूला देखा जो पेपर में पूछते हैं, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन का अगर साइन हटाया, ठीक है, तो क्या बनेगा, S इज इक्वल टू के एच पी। अब ये जो के एच दिख रहा है, ये जो के एच दिख रहा है, ये क्या है, ये है हमारा हेनरीज कांस्टेंट। तो हिसाब से फॉर्मूला क्या होगा, S इज इक्वल टू S अपॉन P। अब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सोल्युबिलिटी का यूनिट देखा था, क्या था, मोल पर लीटर, ठीक है। प्रेशर का स्टैंडर्ड यूनिट किस फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, बार, 1 बार। अब 1 बार इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁵ पास्कल भी होता है, ठीक है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे बार की बात करेंगे, तो ये लिख लिया मैंने बार। अब अगर मुझे नॉर्मली लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं, मोल, ठीक है, जो अपॉन में है वो चीजें लीटर इनवर्स एंड बार इनवर्स, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे हमारा हेनरी लॉ फिनिश होता है, जो हमारा थर्ड फैक्टर है, क्लियर। तो यहाँ पे हमारी सोल्युबिलिटी से रिलेटेड जो फैक्टर है वो भी कंप्लीट होते हैं, हेनरीज लॉ भी कंप्लीट हो गया, जो हमारे थर्ड फैक्टर में आता है। अब हेनरीज लॉ कुछ गैसेस के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ठीक है, जैसे कि NH3 और दूसरा CO2, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए हम लोग CO2 देखते हैं। CO2 हम लोग को मालूम है, इसको अगर मैंने ये पकड़ा, क्या होता है, टेम्परेचर कर मैं कम कर रहा हूँ, CO2 कभी लिक्विड फॉर्म में जाता ही नहीं, ठीक है, ये डायरेक्ट कन्वर्ट होता है गैसेस फॉर्म में। ड्राई आइस सुना होगा मैक्सिमम लोगों ने, तो ड्राई आइस जो है कैसे बन रहा है, CO2 से बन रहा है, मतलब लिक्विड फॉर्म में जाता ही नहीं। देखेंगे आप तो एकदम नेग्लिजिबल टाइम के लिए, इसके ऊपर हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते, ठीक है। इसलिए ये क्या है, दो गैसेस जो है हम लोग बोल सकते हैं, दो सब्सटेंस या कंपाउंड्स, एक इसमें आ रहे हैं, ये आ रहे हैं एक्सेप्शन केस ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है, याद रखना, ओके। तो यहाँ पे हमारे टॉपिक फिनिश होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ न्यू टॉपिक इसी लेसन से रिलेटेड। थैंक यू।